नमस्कार बच्चों, सामाजिक विषय की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 7 के सभी बच्चों का पुनः स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के पाठ 7 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है दक्षिण के राज्य। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले एक बार हम दृष्टि डाल लेते हैं कि पिछले पाठों के माध्यम से हमने दक्षिण के राज्यों के बारे में क्या जाना था। बच्चों, हमने जाना था कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया गया था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दक्षिण के राज्य जो देवगिरी था उसको अपनी राजधानी बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा था। उत्तराधिकारियों की अयोग्यता के कारण दिल्ली सल्तनत की शक्ति धीरे धीरे कम होती चली गई थी, जिसके कारण सल्तनत के अधीन जो प्रांत थे उनमें से कुछ प्रांत अलग होकर स्वतंत्र राज्य बनने शुरू हो गए थे। और बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में सल्तनत का दक्षिणी भारत के राज्यों पर से अधिकार और भी अधिक कमजोर होता चला गया, जिसके कारण दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रांतों के जो इक्तेदार थे उनके द्वारा स्वयं को स्वतंत्र कराने के प्रयास शुरू हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिण में बहमनी और विजयनगर राज्यों की स्थापना हुई। और बच्चों, आज हम इन्हीं विजयनगर राज्य और बहमनी राज्य के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने की, इसका महत्तम शासक कौन था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की और विजयनगर साम्राज्य का महत्तम शासक कौन था। साथ ही हम बहमनी और विजयनगर राज्यों के बीच होने वाले युद्धों के कारणों पर भी चर्चा करेंगे। इन दोनों राज्यों के धन प्राप्ति के साधनों पर भी हम विचार करेंगे, अध्ययन करेंगे कि इन दोनों राज्यों के धन प्राप्ति के साधन क्या थे। इसके अलावा भारत के तत्कालीन नक्शे पर हम यानी जो तत्कालीन भारत था उसके मानचित्र पर बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के मानचित्र का अवलोकन भी करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं बहमनी राज्य की। तो बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक की का जो राज्य था उसमें एक अधिकारी था जिसका नाम था हसन गंगू। इसी हसन गंगू ने बहमनी राज्य की नींव डाली थी, यानी हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके उसने दक्षिण के जो क्षेत्र दौलताबाद था उस पर अपना अधिकार कर लिया तथा बहमनी राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। इस तरह हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की। बहमनी राज्य की स्थापना करने के बाद वह स्वयं बहमनी की गद्दी पर बैठा और हसन गंगू ने गद्दी पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण की। यानी ये जो हसन गंगू था यही गद्दी पर बैठने के बाद बहमन शाह के नाम से जाना गया। इस तरह हसन गंगू बहमनी राज्य का पहला शासक बना। अपने राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसने अपने राज्य को 4 प्रांतों में बांटा, जिनके नाम थे गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार तथा बीदर। और एक प्रांत गुलबर्ग को उसने अपनी राजधानी बनाया। और बच्चों, कृष्णा नदी तक का जो संपूर्ण उत्तरी दक्षिण भाग था वह बहमनी राज्य के अंतर्गत आता था। जैसा हम इस मानचित्र में बच्चों देख सकते हैं, ये तत्कालिक भारत का मानचित्र है। और बच्चों, मानचित्र में दिशाओं का ज्ञान तो आप कक्षा 6 में जान ही चुके हैं। तो आप जानते हैं कि ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो ये जो हिस्सा नीचे है, ये जो भाग है, ये दक्षिण भारत है। इसी दक्षिण भारत में यहाँ पर ये कृष्णा नदी है। तो इसी कृष्णा नदी के ऊपर का जो भाग था, ये इतना जो भाग है, ये बहमनी राज्य के अंतर्गत आता था। तो इस तरह से ये है दक्षिण भारत का बहमनी राज्य। अब बच्चों, बहमनी राज्य में अनेक शासक हुए, अनेक शासकों ने इस पर राज किया, लेकिन फिरोज शाह नाम का एक शासक इस बहमनी वंश का सबसे महानतम शासक रहा है।
फिरोज शाह जो था ये 1397 ईस्वी में बहमनी राज्य की गद्दी पर बैठा था। फिरोज शाह योग्य न्यायप्रिय शासक था, यानी योग्य था और न्यायप्रिय था। वह विद्या अनुरागी और वीर शासक था, यानी उसको शिक्षा और साहित्य में भी विशेष रुचि थी। साथ ही वह आश्रयदाता था, अपने राज्य में वो लोगों को आश्रय देता था, शरण देता था। और बच्चों, जो बहमनी राज्य था इसके जो शासक थे ये अधिकांशतः युद्धों में और आपसी झगड़ों में फंसे रहते थे, यानी ये आपस में भी झगड़े करते थे, राज्य के अंदर इनके आंतरिक झगड़े होते थे और राज्य के बाहर दूसरे राज्यों से इनके युद्ध होते रहते थे। इस तरह धीरे धीरे बहमनी राज्य विघटन की तरफ बढ़ने लगा। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि बहमनी राज्य का विघटन कैसे हो गया। बहमनी राज्य में एक प्रसिद्ध प्रशासक था जिसका नाम था महमूद गवा। यह बहमनी राज्य का प्रसिद्ध वजीर था। महमूद गवा ने अपनी योग्यता और कुशलता से बहमनी राज्य का विस्तार किया और इसको शक्तिशाली भी बनाया। लेकिन महमूद गवा की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य का विघटन होना शुरू हो गया, यानी बहमनी राज्य का पतन शुरू हो गया और बहमनी राज्य टूट गया। टूटकर 5 राज्यों में बट गया। इन 5 राज्यों के नाम थे अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर। इस तरह बहमनी राज्य टूटकर इन 5 राज्यों में बट गया। बच्चों, अब ये बात तो हमने जानी बहमनी नगर की, बहमनी राज्य की। अब हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो बच्चों, जो विजयनगर साम्राज्य था ये बहमनी राज्य के दक्षिण में था, यानी ये बहमनी राज्य, अभी हमने जाना कि ये बहमनी राज्य है ऊपर की तरफ, कृष्णा नदी से ऊपर की तरफ, और नीचे का जो ये गुलाबी रंग में भाग आपको दिखाई दे रहा है ये विजयनगर साम्राज्य था। इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। इन दोनों भाइयों ने दिल्ली सल्तनत की घटती हुई शक्ति का अनुभव किया और फिर इन्होंने होयसल पर अपना अधिकार कर लिया। होयसल राज्य को इन्होंने सल्तनत से जीत लिया। होयसल को बच्चों आज के समय में, वर्तमान समय में मैसूर के नाम से जाना जाता है। इस तरह 1336 ईस्वी में इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करके स्वयं को विजयनगर का स्वतंत्र शासक भी घोषित कर दिया और इन्होंने हस्तिनावती को अपनी राजधानी बनाया। हस्तिनावती को आधुनिक समय में हम्पी के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, इस तरह विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की और अपनी राजधानी इन्होंने हस्तिनावती को बनाया। बच्चों, विजयनगर साम्राज्य में भी अनेक शासक हुए, लेकिन विजयनगर साम्राज्य के सबसे अधिक कीर्तिवान और प्रसिद्ध जो शासक थे उनका नाम था कृष्णदेव राय। ये विजयनगर के सर्वाधिक कीर्तिवान शासक हुए। कृष्णदेव राय ने 1509 ईस्वी में विजयनगर की सिंहासन पर ये बैठे। इनके शासनकाल में, यानी कृष्णदेव राय के शासनकाल में, विजयनगर राज्य अपनी शक्ति और उन्नति के चरमोत्कर्ष पर था, यानी शक्ति और उन्नति के शिखर पे था। और बच्चों, क्या आप जानते हो कि जो ये कृष्णदेव राय थे ये योग्य और कीर्तिवान शासक तो थे ही, साथ में ये तेलुगु भाषा के महान विद्वान भी थे। ये स्वयं एक कवि थे। इन्होंने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना की। अमुक्तमाल्यद जो रचना है यह तेलुगु साहित्य के महाकाव्यों में से एक है। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु भाषा के 8 प्रसिद्ध कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। यानी इनके दरबार में जो 8 प्रसिद्ध कवि थे ये अष्टदिग्गज के नाम से प्रसिद्ध थे और इन्हीं अष्टदिग्गजों में तेनालीराम भी एक थे। बच्चों, तेनालीराम के किस्से आपने जरूर सुने होंगे। तेनालीराम अपनी बुद्धि और चातुर्य के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये भी कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गजों में से एक थे। बच्चों, जैसा कि अभी हमने जाना कि विजयनगर और बहमनी राज्य एक दूसरे के पड़ोसी राज्य थे। यदि इन दोनों राज्यों में मित्रता होती तो बहुत अच्छा होता, ये राज्य और अधिक शक्तिशाली बन सकते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं था। विजयनगर और बहमनी राज्य में शत्रुता थी। ये दोनों राज्य एक दूसरे से हमेशा युद्धों में लगे रहते थे। इन युद्धों के कई कारण थे, जैसे कि पहला कारण था रायचूर का दोआब। बच्चों,
दोआब तो आप जानते होंगे किसे कहते हैं। दो नदियों के बीच में स्थित मैदानी भाग को दोआब कहा जाता है। और दक्षिण भारत में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का दोआब तथा उत्तरी भारत में गंगा और यमुना नदी के बीच का दोआब सर्वाधिक उपजाऊ भूमि माना जाता है। तो इस तरह से जो ये रायचूर का दोआब था, यानी ये एक उपजाऊ भूमि था, उपजाऊ भाग था, यह इन दोनों राज्यों के मध्य में स्थित था। दोनों राज्य रायचूर दोआब को अपने राज्य का हिस्सा मानते थे, इसीलिए इनके रायचूर के दोआब के कारण आपस में इनके युद्ध होते रहते थे। यह जो रायचूर का दोआब था, ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थित था। ये बच्चों कृष्णा नदी है और कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में रायचूर का दोआब था, जो बहमनी और विजयनगर राज्य में युद्ध का एक मुख्य कारण था। युद्ध का अगला कारण था गोलकुंडा क्षेत्र। बच्चों, गोलकुंडा क्षेत्र जो था ये बहमनी राज्य के अंतर्गत आता था। यहाँ पर ये गोलकुंडा क्षेत्र है। यह गोलकुंडा हम देख सकते हैं कि ये बहमनी राज्य है, तो गोलकुंडा बहमनी राज्य के अंतर्गत आता था। और गोलकुंडा क्षेत्र में हीरे की खानें थी। विजयनगर के शासक गोलकुंडा को जीतना चाहते थे, इसलिए इन दोनों के आपस में युद्ध होते रहते थे। अगला युद्ध का कारण था कि दोनों ही राज्य अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। दोनों ही राज्यों के शासक महत्वाकांक्षी थे, अपने राज्य को बढ़ाना चाहते थे और इस संपूर्ण प्रायद्वीप पर अपना अधिकार करना चाहते थे। प्रायद्वीप तो बच्चों आप जानते हो किसे कहते हैं। भूमि का ऐसा भाग जो तीन तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल हो। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो नीचे दक्षिण में त्रिभुजाकार आकृति दिखाई दे रही है, इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और इसके दक्षिण में नीचे हिंद महासागर है। इस तरह ये तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो इस प्रायद्वीप पर ये दोनों ही राज्य अपना अपना एक अधिकार जमाना चाहते थे, इसीलिए इनमें युद्ध होते रहते थे। तो बच्चों, ये जो बहमनी और विजयनगर राज्यों के युद्ध थे, ये इन्हीं दो राज्यों तक सीमित नहीं थे, बल्कि अपने आसपास अपने पड़ोसी जो छोटे छोटे अन्य राज्य थे, उन पर भी बहमनी और विजयनगर राज्य आक्रमण करते रहते थे। इसके पूरब के समुद्र तट पर उड़ीसा, आंध्र और मदुरई आदि छोटे छोटे राज्य थे। यानी जो इधर की साइड पूरब की तरफ समुद्र तट पर ये तीन राज्य छोटे छोटे राज्य थे, जिनके नाम थे उड़ीसा, आंध्र और मदुरई। बहमनी और विजयनगर के शासकों द्वारा लगातार इन राज्यों पर आक्रमण होते रहते थे और इसी क्रम में 1370 ईस्वी में विजयनगर ने मदुरई को जीत लिया, यानी मदुरई पर अपना अधिकार कर लिया। तो विजयनगर पूर्वी किनारों पर ही प्रयासरत नहीं था, बल्कि यह दक्षिणी तट पर भी क्रियाशील था। पश्चिमी तट पर भी क्रियाशील था। पश्चिमी तट पर रेवाती द्वीप नाम का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। बच्चों, रेवाती द्वीप को आधुनिक समय में गोवा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो रेवाती द्वीप था, यानी ये जो गोवा था, ये इनके पश्चिमी किनारों पर या पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित था। इस पर भी विजयनगर ने अधिकार कर लिया और जब विजयनगर पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर अपना अधिकार कर रहा था, तो बहमनी राज्य अपने पड़ोसी राज्यों मालवा और गुजरात के साथ संघर्षरत था। इनके साथ युद्ध करके वो अपने राज्य का विस्तार करने का प्रयास कर रहा था। तो इस तरह से ये दोनों ही राज्य अपने राज्य के विस्तार के लिए प्रयास करते रहते थे, संघर्ष करते रहते थे। अब है बच्चों कि इन दक्षिण के राज्यों की धन प्राप्ति के साधन क्या थे। ये राज्य धीरे धीरे बहुत शक्तिशाली हो गए थे, क्योंकि इनके पास धन प्राप्त करने के दो महत्वपूर्ण साधन थे। पहला था भूमि से मिलने वाला लगान और दूसरा था व्यापार। अभी हमने रायचूर के बारे में पढ़ा था कि जो रायचूर का दोआब था, ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। यहाँ पर कृषि बहुत उत्तम मात्रा में, बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में यहाँ पर फसल पैदा होती थी। तो इस क्षेत्र से यानी रायचूर के दोआब से इनको लगान के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होता था। इसके अलावा गुजरात और बंगाल को समुद्र पार के देशों से व्यापार में बहुत लाभ होता था। यानी गुजरात और बंगाल समुद्र पार देशों से व्यापार करते थे। ये कहाँ कहाँ व्यापार करते थे? ये पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के साथ और चीन के साथ व्यापार करते थे।
तथा बहमनी और विजयनगर राज्य भी गुजरात और बंगाल के साथ इस व्यापार में भाग लेते थे। और बच्चों, राजस्थान और मालवा ये भी आंतरिक व्यापार से वैभवशाली बन गए थे। यानी आंतरिक व्यापार यानी जो देश के अंदर ही व्यापार हो रहा था, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जो व्यापार देश के अंदर ही होता था, उस व्यापार के कारण राजस्थान और मालवा भी खूब धनवान और वैभवशाली हो गए थे। आंतरिक व्यापार करने के लिए व्यापार का माल जो देश था उसके दूसरे भागों में बेचा और खरीदा जाता था। तो व्यापारी अपने माल को बेचने और दूसरे मालों को खरीदने के लिए देश के विभिन्न भागों में यात्रा किया करते थे। तो इस तरह व्यापार के उद्देश्य से जो यात्रा की गई, उनके फलस्वरूप इन क्षेत्रों में सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, यानी संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। जब एक क्षेत्र के व्यापारी दूसरे क्षेत्र में जाते थे तो वहां पर उनकी रीति रिवाज, परंपराएं और पहनावे से दूसरे क्षेत्र के लोग परिचित होते थे। इसी तरह क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य का भी आदान प्रदान होना शुरू हो गया। और बच्चों, संस्कृति और क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ वास्तुकला और चित्रकला का भी विकास हुआ और नए धार्मिक विचारों का भी विकास हुआ। इस तरह हमने देखा कि व्यापार के उद्देश्य से जो यात्राएं व्यापारियों ने की थी, उसके परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय भाषाओं का, संस्कृति का, वास्तुकला और चित्रकला का तथा नए धार्मिक विचारों का विकास हुआ और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। बच्चों, अभी हमने पाठ के बारे में बहमनी और इस पाठ में हमने बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ा। अब हम दक्षिण के राज्यों के बारे में कुछ और रोचक तत्वों पर चर्चा करेंगे। जैसे बच्चों, पहली बार तोप खाने का प्रयोग बहमनी और विजयनगर के युद्ध में हुआ था। यानी विजयनगर और बहमनी राज्य दोनों युद्ध तो आपस में करते ही रहते थे अनेक कारणों से, तो इन दोनों के युद्ध में ही पहली बार तोप खाने का प्रयोग हुआ था। और बच्चों, जो बहमनी राज्य का महानतम शासक था फिरोज शाह बहमनी, इसने खगोल शास्त्र को प्रोत्साहन दिया और दौलताबाद में एक वेधशाला भी बनवाई। खगोल शास्त्र क्या होता है बच्चों? खगोल शास्त्र में आकाशीय घटनाओं यानी अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और वेधशाला, आप समझ सकते हैं कि वेधशाला खगोल शास्त्र की प्रयोगशाला होती है, जिसमें ग्रह, नक्षत्र और तारों की गति का पर्यवेक्षण किया जाता है। तो इस तरह फिरोज शाह बहमनी ने खगोल शास्त्र को प्रोत्साहन दिया और दौलताबाद में एक वेधशाला भी बनवाई। बच्चों, प्राचीन समय से ही भारत जो है वो विदेशी यात्रियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। भारत बहुत वैभवशाली और समृद्ध देश था, तो अनेक विदेशी यात्री भारत में आए। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत भी लिखे। इन यात्रा वृत्तांतों से हम तत्कालिक भारत की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को हम समझ सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ यात्री विजयनगर साम्राज्य के समय में भी आए। उनमें से 2 यात्रियों के बारे में आप भी जानिए। तो बच्चों, एक यात्री था अब्दुल रज्जाक। यह एक ईरानी यात्री था जो 1442 ईस्वी से लेकर 1443 ईस्वी तक विजयनगर में रहा। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय के समय में ये यात्रा की थी। उसने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी और फिर उसने अपने यात्रा वृत्तांत में विजयनगर की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से एक है जो उसने देखे और सुने हैं। इसके अलावा एक इतावली यात्री भी आया था जिसका नाम था डोमिंगो पाएस। डोमिंगो पाएस कृष्णदेवराय के शासनकाल के समय में आया था। कृष्णदेवराय के राज्य दरबार में ये अनेक वर्षों तक रहा और इसने अपने यात्रा वृत्तांत में विजयनगर साम्राज्य के प्राचीन शहर हम्पी का विस्तृत वर्णन किया है। हम्पी बच्चों, आपको याद है, हम्पी जो है वो हस्तनावती का ही आधुनिक नाम है। और हस्तनावती क्या थी? हस्तनावती विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे उनकी राजधानी थी। और बच्चों, आपने उत्तर भारत की अनेक इमारतों के नाम सुने होंगे और इनमें से कुछ इमारतें आपने देखी भी होंगी। तो आज हम दक्षिण के राज्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आओ दक्षिण भारत की कुछ महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक इमारतों के बारे में आज हम चर्चा करते हैं और उनके चित्र भी देखते हैं। तो बच्चों, जो ये चित्र आप देख रहे हो, ये गोलकुंडा का किला है। अभी हमने गोलकुंडा क्षेत्र के बारे में पढ़ा था कि गोलकुंडा में हीरे की खानें थी और
जो गोलकुंडा था ये बहमनी राज्य के अधिकार में था। और बच्चों, ये जो गोलकुंडा का किला है ये ग्रेनाइट की पहाड़ी पर बनाया गया है। इसके चारों तरफ पत्थर की एक दीवार है जो इसको सुरक्षित रखती है, जो इसकी सुरक्षा का काम करती है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में यानी पूर्व काल में ये गोलकुंडा किला हीरे जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध था। ये हीरे जवाहरातों का यहाँ व्यापार होता था और यहाँ अनेक हीरे जवाहरात इस किले में रखे जाते थे। अगली इमारत है गोल गुंबद। बच्चों, गोल गुंबद जो है ये बीजापुर में है और बीजापुर हमने अभी पढ़ा था कि बीजापुर जो था ये बहमनी राज्य का से अलग होने वाला एक प्रांत था और गोल गुंबद जो है ये बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गुंबद बच्चों आप जानते हो, ये किसी इमारत में जो ये गोल आकृति छत के ऊपर होती है इसे गुंबद कहा जाता है। और जो ये गोल गुंबद है इसके चारों किनारों पर 4 मीनारें हैं जो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाती हैं। तो बच्चों, ये है बीजापुर की गोल गुंबद। अब है बच्चों दौलताबाद का किला। बच्चों, दौलताबाद का नाम हमने दौलताबाद का जिक्र किया था और हमने जाना था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण के राज्य देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया था और दौलताबाद में अपनी राजधानी भी बनाई थी। तो ये दौलताबाद का किला है। यह किला भी एक ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया है। और बच्चों, ये किला जो है ये भी चारों तरफ से रक्षा प्राचीर से यानी सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक दीवार बनाकर इसको घेरा गया है। यह भी दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण इमारतों में गिना जाता है। अब है बच्चों बीदर का किला। बीदर का किला ये एक पठार पर बनाया गया है और यह भी दक्षिण भारत की ऐतिहासिक इमारतों में गिना जाता है। कहते हैं कि बीदर के किले की जो दीवारें हैं इनके ऊपर बहुत सारी मीनार बनाई गई थी। इन मीनारों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से तोपें और बंदूकें रखी जाती थीं। अब है बच्चों हम्पी का रथ मंदिर। हम्पी का नाम हमने अभी पढ़ा था और जाना था कि हस्तिनावती का ही आधुनिक नाम हम्पी है। तो ये जो हस्तिनावती थी ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी के रथ मंदिर का निर्माण भी विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा कराया गया। यह मंदिर पत्थरों को तराश कर बनाया गया है। इस मंदिर का आकार रथ जैसा है, इसीलिए इसको रथ मंदिर कहा जाता है। और बच्चों, इस रथ मंदिर के ऊपर में जो ये पत्थर के स्तंभ हैं यानी जो पत्थर के खंभे बने हुए हैं, इन खंभों को बजाने से इनमें संगीत में ध्वनि निकलती है। और बच्चों, ये जो हम्पी का रथ मंदिर है ये प्राचीन गौरवशाली विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है और इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का